हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इको विद मी। शुरू करते हैं हम हमारा नेक्स्ट पार्ट। जुलाई 2016 का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। तो आज क्वेश्चन है 46। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी ऑफ अ कंट्री। यानी कि किसी भी देश की जो रियल एक्सचेंज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसके बारे में कौन से जो कथन है इनमें से वो सही है। तो सबसे पहला है, इट इज़ वेटेड एवरेज ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रेडेड करेंसीज। बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि जो हमारी ट्रेडेड करेंसीज हैं उसकी जो वैल्यू है उसका क्या है, एक एवरेज वेटेज है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन रेट ऑफ प्राइसेस। यानी जो इन्फ्लेशन रेट है, ये जो प्राइस है उनकी इन्फ्लेशन रेट के लिए क्या है, एडजस्टेड की जाती है। तो नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन ऑफ प्राइसेस। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें ये एडजस्ट की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 और 2 स्टेटमेंट दोनों क्या है, करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द episode of sustained fall in crude oil prices during the year 2015, which among the following best describe the pricing strategy of the OPEC countries। यानी कि 2015 के दौरान जो हमारा क्रूड ऑयल मतलब होता है कच्चा तेल, ठीक है, जो कच्चे तेल की जो प्राइसेस हैं वो लगातार क्या है, गिर रही हैं। ठीक है। तो उनमें गिरावट होने का जो ओपेक देश है उसके द्वारा जो उनकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है उसकी इनमें से कौन सी जो है वो सर्वोत्तम व्याख्या करता है। ठीक है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डिफेंसिव प्राइसिंग। रक्षात्मक मूल्य जो है वो इसकी क्या है, सर्वोत्तम सही रूप से इसकी व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द ग्रेविटी मॉडल टू एक्सप्लेन ट्रेड। तो इसमें बताना है कि जो ग्रेविटी मॉडल है, ठीक है, ग्रेविटी मॉडल जो है बेसिकली ये सबसे पहले तो दिया किसने है, ये दिया है टिनबर्जन के द्वारा दिया गया है 1962 में। ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सी इसमें से स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो सबसे पहले है, इट इज़ यूज्ड इन बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट, कि इसमें जो द्विपक्षीय बायलैटरल जो है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, डेवलप्ड बाय जेंट इन्वेजन 1962, ये भी बिल्कुल सही है। इट टेक्स इनटू अकाउंट द डिस्टेंस अमंग द ट्रेडिंग नेशंस। ये क्या है, जो ट्रेड करने वाले कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस जो है उसको क्या है, इंक्लूड करता है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑल स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if the offer curve of the trading countries have constant slope, the term of trade among them will be। यानी कि इसमें है कि अगर जो हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड है कि व्यापार करने वालों का जो ऑफर कर्व है वो क्या है कि स्थिर ढाल वाला है, तो उनके बीच जो व्यापार की टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो क्या होंगी। ठीक है। बेसिकली क्या होता है, इस तरह से एक डायग्राम होता है। ठीक है। यहाँ पे मान लो कि हमने एक्स वस्तु ली है और यहाँ पे हमने वाई वस्तु ली है। ठीक है। तो हमारी जो ऑफर कर्व क्या है, ये क्या है, एक्स देश का, और ये क्या है, वाई देश का। ठीक है। जहाँ पे ये एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है। और यहीं पे इसी पे क्या है, जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं वहीं पे क्या है, कीमत का निर्धारण होता है। ठीक है। और उस कीमत पर ही एक दूसरे को काटेंगे वो क्या है, इंटरनेशनल प्राइसेस होंगे, और दोनों देश उसी पे क्या है, उसी कीमत पर क्या है, वस्तु के जो प्रस्तावित निर्यात और आयात हैं उनकी मात्रा को निर्धारित करता है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, स्थिर ढाल वाला। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनडिटर्मिनेट होता है, अनिश्चित होता है। अगर कांस्टेंट स्लोप है तो इसमें जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो क्या रहेंगी, तो वो क्या होंगी, इनडिटर्मिनेट, अनिश्चित होती है। इसमें हम बता नहीं सकते कि टर्म्स ऑफ फेवर में होंगी या फिर अनफेवर होंगी। ठीक है। तो इसमें ये अनिश्चित होता है। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज। अब इसमें बताना है कि फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज मतलब कि जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें हम इनमें से क्या क्या इंक्लूड करते हैं। ठीक है।
और विदेशी मुद्रा भंडार जो है अभी इंडिया का जो है वो क्या है 512 पॉइंट समथिंग के इक्वल पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, बेसिकली इसमें हम इंक्लूड करते हैं SDRs इंक्लूड होते हैं। ठीक है, गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ द RBI इंक्लूड होते हैं, यानी RBI के पास जो भी स्वर्ण धारिता जो पड़ी होती हैं वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। और फॉरेन करेंसी एसेट, जो फॉरेन यानी कि जो विदेशी फर्म्स की जो भी संपत्तियां हैं या फिर फर्म्स हैं, एसेट्स हैं, ठीक है, उनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी SDR, गोल्ड होल्डिंग ऑफ द RBI एंड फॉरेन करेंसी एसेट्स, ये तीनों इसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एक्सिस डिमांड फंक्शन फॉर एन इंडिविजुअल, यानी इनमें से एक व्यक्ति की मांग अधिक के लिए इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही होंगी कि होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 इन ऑल प्राइसेस। तो जो होमोजीनियस डिग्री है सभी कीमतों की, जो हम समरूप जो डिग्री है वो क्या होगी, 0 होगी ऑल प्राइसेस पे। दीज ओबे वोल्स लॉ, और ये जो वालरा का नियम है उसकी भी अनुपालना करता है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर हेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो इसमें ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद करना है। डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P माइनस MR इजक्वल टू P, यानी प्राइस। ठीक है, तो प्राइस जो है वो किसके इक्वल होता है, हमारे AR यानी कि डिमांड के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फर्म विल बी ऑफ ऑप्टिमम साइज व्हेन, कि एक फर्म का जो ऑप्टिमम साइज है वो कब होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एवरेज कॉस्ट इज एट अ मिनिमम, जब उसकी औसत लागत जो है वो न्यूनतम होगी तब उसको हम कहेंगे कि कोई भी फर्म जो है वो ऑप्टिमम साइज़ की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी से क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला आज है नहीं। नेक्स्ट है द टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि जो टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है वो किसने दी है। ठीक है, यानी ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया है इरविंग फिशर ने दिया था। ठीक है, और इन्होंने इसमें अपनी थ्योरी में एक 4 फैक्ट दी हैं। इसमें एक बताया उन्होंने कि साइज़ ऑफ इनकम क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होना चाहिए। ठीक है, और आय से फ्यूचर में आय से मिलने वाली जो निश्चितता है वो क्या होनी चाहिए, और नेचर ऑफ पर्सन क्या होना चाहिए। ठीक है, ये 4 फैक्ट, इसमें जो 4 फैक्ट हैं वो इस जो टाइम प्रेफरेंस थ्योरी है ये इन 4 फैक्ट्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर एरो-डेब्रू मॉडल ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। अब एरो-डेब्रू मॉडल के अकॉर्डिंग इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो सबसे पहले है गुड आर आइडेंटिफाई वेयर दे आर टू बी डिलीवर्ड। तो जो गुड्स है वो आइडेंटिफाइड होती हैं जहाँ पे उन्हें क्या है दिया जाना होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट भी इसमें क्या है, अच्छा यहाँ पे व्हेन दिया हुआ है। ठीक है, व्हेन दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। गुड्स आर आइडेंटिफाइड होती हैं जहाँ उसको दिया जाना है और तब दिया जाना है, जब भी दिया जाना है। ठीक है, उन्हें जब भी दिया जाना है, तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें इंक्लूड की जाती हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सेल्स टैक्स ऑन अ कमोडिटी इज रेज्ड but the revenue earned through its sale decreasing sharply, which one of the following statement about the nature of this commodity would be correct। यानी कि कोई भी वस्तु है उस पर क्या है, सेल टैक्स जो है वो सेल टैक्स जो है उसमें वृद्धि की जाती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है इसकी जो बिक्री से होने वाली जो रेवेन्यू है उसमें क्या है तेज़ी से कमी आ जाती है। ठीक है, तो इस वस्तु की जो नेचर है उसके बारे में इनमें से कौन सी जो है वो स्टेटमेंट सही होगी। यानी कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, उस पर एक क्या सेल टैक्स लगाया जाता है। जब सेल टैक्स लगाया जाता है, सेल टैक्स लगाने के बाद जो इसकी सेल है उससे प्राप्त होने वाला जो रेवेन्यू है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट इज़ यूनिटी। तो यूनिटी नहीं होता है इसमें। ठीक है,
यूनिटी अगर इक्वल है तो फिर उसको प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। इट मस्ट बी एन एसेंशियल गुड्स, गलत है ये भी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट इज़ हाई, हाँ ये इसका सही आंसर होगा कि इसके लिए जो मांग की मूल्य लोच है वो क्या है, उच्च होती है, इसलिए उसकी जो रेवेन्यू है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिलो डायग्राम शो द रिस्क अवर्सन ऑफ टू इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से हमें ये दो इंडिविजुअल व्यक्तियों के, ए पर्सन और बी पर्सन के क्या है रिस्क अवर्जन शो किए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले है ए इज़ हाईली रिस्क अवर्स, तो ए इसमें हाईली रिस्क अवर्स हम नहीं कह सकते क्योंकि ए जो है, ए के जो इंडिफरेंस कर्व है वो बी से क्या है, ऊपर है, ठीक है। और जैसे मान लो ये इंडिफरेंस कर्व है, जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, अच्छी होती जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है बी इज़ हाईली रिस्क अवर्स, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी जो है वो हाईली रिस्क अवर्स है, ठीक है, यानी वो अधिक जोखिम विमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए इनमें से कौन सी जो शर्त है वो आवश्यक होनी चाहिए। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली मार्केट, दो मार्केट हैं, ठीक है। एक हमारा है मोनोपोली मार्केट और दूसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। मोनोपोली में क्या होता है, एक ही विक्रेता होता है बेचने वाला, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, इसमें कई सारे बेचने वाले होते हैं और कई सारे खरीदने वाले भी होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें प्राइस डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है और इसमें प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इसमें जो प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा जो विभेद है वो पाया जाता है, ठीक है, यानी कि उनके रंग रूप आकार साइज पैकेजिंग वगैरह इनमें इसमें क्या है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले है होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है प्रोडक्ट जो है वो डिफ्रेंशिएशन होता है। सेकंड है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि इसमें प्रोडक्ट यानी जो उत्पाद है उसमें डिफ्रेंशिएशन यानी विभेद पाया जाता है, ठीक है, वो अलग प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ कुर्नोट मॉडल इज, यानी कि जो कुर्नो मॉडल है वो इनमें से कौन सा मॉडल जो है वो कुर्नो का विस्तार है, ठीक है, कुर्नो का एक्सटेंशन मॉडल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टेगल वर्ग जो मॉडल है वो क्या है, कुर्नो मॉडल का एक्सटेंशन है, ठीक है। और इसमें स्टेगल वर्ग ने भी जो रिएक्शन कर्व की सहायता से कुर्नो मॉडल का जो मॉडल है, कुर्नो मॉडल में क्या संतुलन स्थापित किया, ठीक है। कुर्नो मॉडल भी क्या है रिएक्शन कर्व से अपना जो थ्योरी है वो बताते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो स्टेगल वर्ग है वो बताते हैं, ठीक है। मान लो ये ए व्यक्ति का रिएक्शन कर्व है और ये बी व्यक्ति का रिएक्शन कर्व है, ठीक है। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे क्या है प्राइस निर्धारित हो जाता है, ठीक है। और कोई भी विक्रेता है वो अपनी जो भी इनकी रिएक्शंस होता है वो इस बिंदु पे बताते हैं, ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे प्राइस एंड प्रोडक्ट दोनों क्या है वहाँ पे निर्धारण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम स्पॉट प्राइसेस फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर फिक्स्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज, यानी कि कृषि वस्तुओं के लिए जो मिनिमम स्पॉट प्राइसेस है उसके लिए कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सिफारिशों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो मिनिमम स्पॉट प्राइसेस बेसिकली कौन निर्धारित करता है, ये हम क्वेश्चन पहले भी जो क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व किया उसमें इसको देखा है कि मिनिमम स्पॉट प्राइसेस कौन निर्धारित करता है, ये निर्धारित करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी CACP, ठीक है। कृषि मूल्य और लागत आयोग जो है वो इसको निर्धारित करता है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसमें टोटल कितनी वस्तुओं को इंक्लूड किया जाता है, 23 वस्तुओं को इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ सिलेक्टेड MCQs, इसके ओनली 15 क्वेश्चन जो है वो रहते हैं, यानी एक पार्ट और इसका कल की वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके।